Now, I would like to invite our convener for the national seminar, Dr. Mantosh Yadav, welcoming and addressing the participants. आज के इस सेमिनार में उपस्थित सभी हमारे एक्सपर्ट, स्पेशली कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो भी समय कोशिश है कि ज्वाइन हो जाए। बस जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कहा जाता है कि हमारी जो टाइटल है, जो टॉपिक हमारी दी गई है, भारतीय विरासत एवं वैश्विक दृष्टि, जिसमें कला, संगीत, साहित्य, शिक्षा एवं फैशन को ज्वाइन करते हुए इसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य पे विचार करने का ये मंचन रखा गया है। इस मंच में हम जो हमारे विद्वत जन हैं, जैसे अवधेश मिश्र सर का नाम है, रितु रतूरी मैम ज्वाइन कर चुकी हैं, बाकी और लोग भी हैं जो ज्वाइन करेंगे, रजनीश सर भी हैं जो कि अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, खैर उनको भी ज्वाइन करवा रहे हैं। और ऐसे हमारे जो विद्वान हैं उन सभी को सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही यह हमारे लिए एक सौभाग्य है जो इतने विद्वत जनों के साथ हम सभी के जो परिप्रेक्ष्य हैं, यानी सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कला के हो या संगीत के हो या अन्य किसी भी विधा के हो, जो अपने आधुनिक परिप्रेक्ष्य को इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपना प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी पारंपरिक कला है, जो विरासत के रूप में भारतीय विरासत जो इतनी फेमस हुई है, या उसको हमको आधुनिक में लेकर आना है, समकालीन के समय में सबको उसके बारे में अवगत कराना है। इसके लिए यह एक माध्यम बनेगा, जो माध्यम नई जनरेशन के लिए एक उदाहरणार्थ बनेगा। तो इसी को हम इसी मुहिम से हम इस कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं, जो कि बहुत ही समय स्टार्ट करना था, इसलिए हमने कहा कि पार्टिसिपेंट हमारे पास ज्यादा हैं, जिसमें लगभग 63 पार्टिसिपेंट हैं और सबको प्रेजेंट कराना है, तो इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव है। समय कम होते हुए भी इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो इसके लिए हो सकता है लिंक जो हमारा सेशन 3rd और 4th और 5 है, इसके लिए हम दूसरा लिंक जारी कर दें 12 बजे के बाद। तो उसके लिए जो है, खैर वो तो हम 12 बजे जैसे देखेंगे कितना हमारा कंप्लीट होता है। इस बीच में हमारे बीच जो है अभी अवधेश मिश्र सर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि रितु मैम अगर आप एग्री हो, मैं आपको आमंत्रित करूं, जिससे हमारे जितने सुधार्थी एवं हमारे कई इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, जो हर विधा के अपने अपने विषय विशेषज्ञ हैं, जिनको एक दूसरे को ज्ञान अर्जन करने का, आत्मसात करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे प्रारंभ करना चाहूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है नाम। रितु रतूरी मैम। मैम आपका माइक म्यूट है अभी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। इस नेशनल सेमिनार में जो इंडियन हेरिटेज और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेकर के हमारे सभी गुणीजन एकत्रित हुए हैं आज ऑनलाइन माध्यम से, मैं सभी को नमस्कार करते हुए सभी का अभिनंदन करती हूँ कि आज हमने हमारे जीवन, हमारे कला, हमारी इस विरासत के लिए एक समय निकाला है, जिस पर हम चर्चा करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। ये अपार हर्ष का विषय है कि इस वर्ष का जो यूनेस्को में रजिस्टर्ड हुए हैं नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, जब मुझे कहा गया कि मैं इस पर कुछ बोलूं, कला पर, भारतीय विरासत को लेके, तो सबसे पहले सेलिब्रेशन का जो आज के समय में बनता है कि कोई शास्त्र,
कोई क्लासिकल शास्त्र और एक पुस्तक जिसको कि वर्ल्ड में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करके और उसमें किया गया यूनेस्को में, तब हम सभी कला के विद्यार्थी ही हैं जो भी जुड़े हैं, तो सबने नाट्यशास्त्र अवश्य ही पढ़ा होगा। एस्थेटिक्स के दौरान हमने भरत मुनि को पढ़ा है और श्रीमद् भगवत गीता से भी सभी परिचित हैं। तो भारतीय विरासत की जो लंबी परंपरा हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से देख रहे हैं कि कैसे कला रूप उस कला और संस्कृति की विरासत को अपने अंदर समाहित करते जाते हैं। मैं अपने वक्तव्यों में अक्सर एक बात इसी से शुरू करती हूँ कि अरूप और रूप की जो कला व्यापार है ना, रूप और अरूप का, उससे कि सुर भी आह भरती है कि मैं फूल होती, और रूप पश्चाताप करता है कि मैं फॉर्म होता। तो रूप और अरूप के जो कंटेंट, आइडिया और इमेज का जो इंटर रिलेशनशिप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय कलाओं में एक जड़ या एक बीज का कार्य करता है कि यही आइडिया और इमेज भारतीय कला संस्कृति के दर्शन के साथ में उन कला रूपों के साथ कैसे प्रकट होती रही है। एक बहुत लंबी यात्रा हम कर चुके हैं कला की, आज समकालीन परिप्रेक्ष्य तक पहुंचते हुए एक बहुत लंबी यात्रा, बहुत सारे बिंब, बहुत सारे प्रतिबिंब, बहुत सारे कला से जुड़े सवाल, कला से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर हुई हैं, कुछ भ्रम मिटे हैं, और आज कला का जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं वो किसी के आदेश, किसी के धर्म की अनुगामिनी या सहचरी, इस तरह से कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है। आज कलाकार का व्यक्तित्व, कलाकार का संप्रेषण, कलाकार के जो आंतरिक उद्वेलन है, आंतरिक एनर्जीज हैं, वो कैसे कला रूपों में प्रकट हो रही हैं। तो उस यात्रा की ओर मैं पूरा इतिहास और इस तरह की बात ना करके मैं उस कंटेंट पे ही आना चाहती हूँ। यदि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो मैं पीपीटी भी मैंने तैयार की थी, तो मैं उसको दिखाना चाहूंगी। और एक बड़ी यात्रा जो नाट्यशास्त्र ने आज तक इतने हजारों साल निकलने के बाद आज कैसे उसको पूरी ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में उसको स्वीकारा गया है। तो ये कोई बाहरी जीवन से बाहर का कुछ भी नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण की बात करूं तो उसमें कहीं लिखा हुआ आता है कि कला क्यों की जाए, कला क्यों की जाए। तो कला जो है वो आत्मा नाम संस्करुते, आत्मा के संस्कार के लिए कला की जाए। कि हम मैं शायद बहुत जल्दी इस वाले पॉइंट पर आ रही हूँ, पर मुझे लगता है कि कला की जो रिप्रेजेंटेशनल और इस तरह की यात्राएं हम बहुत सारी कर चुके हैं। तो मेरे संक्षिप्त जो मेरा व्याख्यान या वक्तव्य, जो भी आप इसको समझें, मैं अपनी बात जो शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि कलाएं जो हैं वो आज जिस रूप में प्रकट हो रही हैं, जिस रूप में हमको स्वतंत्रता मिली है कि हम अपनी बात किस तरह से, किस संयोजनों के, पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन के सीक्रेट्स के साथ में नई नई खोज करते हुए, अनुसंधान करते हुए नए रूपाकार भारतीय कला के सापेक्ष में प्रस्तुत करें। तो क्या भारतीय कला को जब हम पूरी इसकी यात्रा को जब हम देखते हैं तो हम सबके मन में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आ गया, षडंग आ गए। षडंग भी एक क्लासिकल परंपरा रही है जिसमें कि चित्रों का सृजन हुआ, चित्र बनाए गए। तो इन सारी जो कलाएं हैं वो षडंग भी प्रकृति से हमको भाव से कैसे, लावण्य जो जीवन की ऊर्जा है उससे कैसे जोड़ती रही है। तो इन सारी यात्राओं के दौरान मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यूजीसी का, जिसमें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एंड इमेज फ्रॉम एंशिएंट टू कंटेम्परेरी। तो जब वो शुरुआत हुई थी उसकी,
तब कुछ फॉर्म्स पर मैं काम कर रही थी कि मैंने 20 या 21 फॉर्म्स निकाली थी कि मैं इनके भारतीय शास्त्र में लिखे हुए संस्कृत में, और उसके जब हमको मिले जो साक्ष्य, जो लिटरेचर मुझे मिलता गया, मैं उनको एकत्रित करती गई, जिसमें हम हाथी, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, गाय, लोटस, ये सारे रूपाकार जो भारतीय कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह मुझे प्राप्त होते जा रहे थे, उनको मैं एकत्रित करती जा रही थी। पर जब निष्कर्ष पर मैं आई तब बहुत अच्छे से रिजल्ट्स उसके प्राप्त हुए कि उस 3000 साल की यात्रा, 2000 साल की यात्रा में हमने उन रूपाकारों को कभी छोड़ा नहीं है। आज भी लोटस बन रहा है, आज भी हाथी हमारे रूपाकारों में शामिल हो रहे हैं, आज भी घोड़े बन रहे हैं, आज भी सूर्य, चंद्रमा, ये कोई शाश्वत वस्तुएं बन गई कला रूपों के रूप में भी, बार बार पुनः पुनः जीवन पा करके। तो इस जीवनी शक्ति के बारे में करते करते जब इन सबको मैंने फिर डिवाइड किया, मैं सारे शोधार्थियों से भी करना चाहूंगी आग्रह, निवेदन की इस तरह से जब हम हमारी भारतीय कला की पूरी श्रृंखला के साथ में सूचीबद्ध करते हुए उसको करते हैं, तब उसको प्राप्त हुआ कि ये तो सब 5 एलिमेंट्स के अंतर्गत डिवाइड किए जा सकते हैं और किए गए हैं। तो एक अच्छा सा संकलन, एक अच्छा सा डिवीजन इसका निकल के आया, जो हमको इस हवा से भी जोड़ता है, इस पृथ्वी से भी जोड़ता है, आकाश से भी जोड़ता है, और जल से भी जोड़ता है, और पृथ्वी से जोड़ता है, तो वायु से जोड़ता है। तो ये सारे रूपाकार कहीं ना कहीं उनके प्रतीक के रूप में स्थापित हुए, लिटरेचर में उसका बहुत सारा वर्णन मिला। फिर जब हम ये सब तो रूपाकार हम एकत्रित कर रहे हैं, पर जब पुरुष और प्रकृति की बात की जाती है ना, तो पुरुष ही तो उस प्रकृति को सब्जेक्ट बना रहा है, उसको उसके साथ में क्या, जब हम आइडिया एंड इमेज ऑफ बहुत सारे उन विधाओं की, उन समस्याओं की निराकरण की बात करते हैं, तो बहुत सारे शब्द भी उसमें मिलते जाते हैं कि क्या मानस व्यापार है, क्या बिंब प्रतिबिंब है, इस तरह से क्या रूपाकार इस तरह से ही क्यों आकार ले रहे थे। जब परंपरागत कलाओं की बात आती है तो कलमकारी, मधुबनी, मांडना, फोक, जितने रचा हुआ संसार कलाकारों द्वारा, स्थानीय कलाकारों द्वारा, लोक कलाकारों द्वारा बनाया गया, ये पूरा सजीव चित्रण जो प्रकृति के साथ एकाकार होते हुए उन्होंने स्थापित करते गए, तो ये स्थापना कैसे परिमार्जित शैलियों में परिवर्तित हुई, और परिमार्जित शैलियां, लोक शैलियां, आदिम कलाएं की छाप जब आधुनिक चित्रकार पर पड़ती जा रही है, तो वो अपने जो संवेदनाओं के साथ में उन रूपाकारों को वापस पुनः पुनः बनाकर नए नए रूपाकार, नए नए अन्वेषणों, नए नए माध्यमों के साथ में करते हुए उसके साथ कैसे नई नई चीजें निकाल के ला रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष और प्राउड या गर्व का विषय हम भारतीय कलाकारों के लिए सदैव से रहा है कि हम हमारी संस्कृति के इतने संवाहक के रूप में हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं कि उस भारतीयता का यदि पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ रहा है, पाश्चात्य हम सीख भी रहे हैं, हम बहुत चीजें हमने गुणी जनों की तरह सब चीजें अपने अंदर समाहित भी की हैं, पर वो कैसे उन एक रूपाकारों को आकार देते हुए उस भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हम सभी संवाहक बने हुए हैं। तो ये बहुत गर्व की भी बात है, और बहुत सारे लेख, बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे आर्ट क्रिटिक, हमारे पूरी एक श्रृंखला मिलती है जिन्होंने भारतीय कला पर, भारतीय कला की विरासत पर, विदेशी विद्वानों ने भी बहुत लिखा। स्टेला क्रैम्ब्रिज, कपिला वात्स्यानंद जी, मोतीचंद्र, रामचंद्रन, ये इतने सारे नाम हैं कि किनको पढ़ें, जिम्मर और एलाइस बोमर, तो ये इतने सारे नाम हैं जिन्होंने, वासुदेव शरण अग्रवाल साहब, इतने सारे नाम हैं कि इन्होंने हमारे प्रतीकों को
कैसे वो संस्कृति के साथ गुथे हुए थे, इनको लेखनी के जरिए कैसे प्रकट कर दिया और हमारे चित्रकारों ने तूलिका के जरिए कैसे उनको रूपायित कर दिया, ये बहुत ही आनंद का विषय सदैव से रहेगा। यह संगोष्ठी मैं मानती हूँ कि बहुत ही परिचर्चा और चर्चा करके बहुत नए दिशा में प्रवेश करेगी। बहुत सारी जो गति है आज हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की, हमारे गुणी जनों की, हमारे विद्वजनों की, वो नित नए सरोकार उस प्राचीन ग्रंथों से निकालने की क्षमता रखते हैं और हमको ये मानना चाहिए कि सभी कार्य पूर्ण हो नहीं गया है, बहुत सारा कार्य बाकी है अभी करने को। जब हम कोई विषय चुनते हैं ना कि भाई इस पर हमको काम करना है, भित्ति चित्रों पे करना है, किसी विशिष्ट शैली पे कार्य करना है, तो कहा जाता है इस पे तो काम हो गया है। तो इतिहास की दृष्टि से बहुत काम हुआ है, इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा काम हुआ है, पर कला के बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिन पर आज भी चर्चा और आगे अन्वेषण और शोध का दिशा निर्धारित होनी चाहिए। इन दिशा निर्धारण के कुछ सूत्र, कुछ जो पगडंडियां या कुछ पथ जो हैं वो हमको निर्धारित करने होंगे हमारे प्राचीन शास्त्रों पर और जो नवीन फिलॉसफी और साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्य आज की तारीख में हो रहे हैं उनको आज की कला के साथ में जोड़ना बहुत 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 जरूरी है। साइकोलॉजी के बहुत सारे जो शोध हो रही हैं, या आज हम आर्ट थेरेपी के नाम से बहुत सारी चीजें रखना चाहते हैं। हम हमारे प्राचीन शास्त्रों की बात करें तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में हम हमारे रूपाकारों को स्थापित करने की एक श्रृंखला, एक सूचियां प्रदान की जा रही हैं। आर्ट थेरेपी के नाम से मानव मस्तिष्क का जुड़ाव, मानव हृदय का जुड़ाव करके इस स्ट्रेस से, तनाव से रहित एक संसार को बनाने की चेष्टा की जा रही है। बहुत से हॉस्पिटल्स, मॉल्स और आर्ट गैलरीज और बहुत से ऐसे सेंटर्स हमारे समाज के उपयोगी कला के रूप में इस समसामयिक कला में कैसे समाविष्ट होते जा रहे हैं कि हमको हम 25% के लोग रह करके एकेडमिक बन के रहने से मुझे लगता है कि इसके आगे भी हमें वो जो 75% हमारा पूरा समाज है उस सरोकारों के साथ भी कलाओं को जोड़ना पड़ेगा, और कलाएं किस तरह जीवन यापन का भी कार्य करें और स्ट्रेस से फ्री एक समाज की भी स्थापना करें, और हमारे प्राचीनतम संस्कृति के संवाहक के रूप में भी ये कलाएं सदैव पोषित होती रहें और सभी के संवाहक हम बनकर हमारे देश की गरिमा, गर्व और आगे प्रोग्रेस के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए हम इसमें कलाकारों की दृष्टि से क्या सहयोग हो सकता है इस पर हम अमल करें। मुझे लगता है कि यदि मैं शेयर कर पाऊं अपनी तो मैं कोशिश करती हूँ, और नहीं तो फिर मैं आगे के लिए मंच संचालिका से कहें कि मैं नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन आ रहा है मेरे, तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार। मिश्रा साहब को, अवधेश मिश्रा स्क्रीन शेयर अब की जा सकती है। जी जी, मैं छोटा सा मैंने बनाया है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर कर लूँ। अभी आप आपसे रितु मैम आपका स्क्रीन शेयर कर रही कुछ?
हाँ सर, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं शेयर स्क्रीन जब करूंगी तब मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा